नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार जल्दी से आप सभी लोग लाइव सेशन में जुड़ जाएँगे और बहुत दिनों के बाद हम लोग मिले हैं। अ, बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे आप लोग कि इतने दिनों के बाद गुरुजी फिर से आप लोगों को लाइव पढ़ाने आए हैं, ठीक है ना? सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप लोग? फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और इस हिंदी की क्लास को मैंने बहुत मिस किया है बच्चों। जब भी टाइम होती थी ये टाइम जो 9:30 बजे का तो मुझे याद आता था भाई मेरी हिंदी की क्लास फिर मैं सोचता था बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। तो जल्दी-जल्दी से आप लोग लाइव आ जाओ। कैसे हो आप लोग एक बार पहले बताओ? सब लोग कैसे हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरे सभी प्यारे बच्चों को ढेर सारा गुड इवनिंग। बढ़िया है गुरुजी, मेरे साथ सुमन कुमार जी हैं, अनामिका हैं, पंकज भाई हैं, अमोल कुमार हैं, अभिषेक कुमार जी हैं। और ढेर सारे हज़ारों की संख्या में मेरे प्यारे बच्चे जुड़े हैं। गुरुजी आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ। चलिए स्टार्ट किया जाए क्लास को। लव यू, सभी को लव यू बच्चों। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, उसके पहले आप सभी लोग क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमारी क्लास स्टार्ट हुई है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आज अपने सभी बच्चों से कि इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में, जहाँ भी पॉसिबल हो, प्लीज़ इस क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए और एक बार इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, एक बार सब लोग लाइक भी कर देंगे सेशन को। और हमने क्या पूछा है आप लोगों से? हमने आप लोगों से पूछा है कि हाउ इज़ द जोश? आज के सेशन को लेकर मेरे प्यारे-प्यारे बच्चों के अंदर कितना जोश है? एक बार पोल करके बताओ। 4200 बच्चों ने पोल कर दिया है। 4500 5000 के आसपास पोल हो रहा है। सब लोग पोल करके बताएंगे हाउ इज द जोश आज के सेशन को लेकर। चलो भैया शुरू करें। आ जाइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखा है बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 यानी 26 से हम लोग अब 27 की ओर प्रवेश कर चुके हैं। गद्यखंड हमारा होने वाला है क्लास 12 की हिंदी का दूसरा चैप्टर है उसने कहा था। लेखक परिचय हम लोग जानेंगे लेकिन आज हम थोड़ा सा बात भी करना चाहते हैं आप लोगों से, है ना? चलिए श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद लीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुवेम देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सभी कार्यों को शुरू करने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेना अति आवश्यक होता है। और आज हम लोग एक मोटिवेशन सीखेंगे, ये जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बच्चे ने पूछा सर कि आपका जो मोटिवेशन आप डेली क्लास में देते हैं उससे मुझे बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है, तो हर चीज नंबर के लिए नहीं होता है, बोलो क्या हम लोग पढ़ाई सिर्फ नंबर्स के लिए करते हैं, सिर्फ मार्क्स के लिए कि हमारे एग्जाम में मार्क्स अच्छे हो जाए, या एक बेहतर इंसान बनने के लिए? बच्चों याद रखना, अगर आपकी पढ़ाई सिर्फ मार्क्स के लिए होगी तो एक ना एक दिन आप उदास हो जाएंगे क्योंकि कभी ना कभी आपकी परीक्षा खराब तो जरूर होगी। चाहे आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, कभी ना कभी होगा। तो जीवन में आप ये कभी नहीं लेकर चलें कि हमें सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ना है, एक बेहतर इंसान बनने के लिए भी पढ़ना बहुत जरूरी है। जितने भी लोग जीवन में बहुत आगे बढ़े हैं, कभी दार्शनिक को आप लोग सुनिए, किसी लेखक को आप सुनिए जो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, कोई मिनिस्टर बन चुके हैं, उनको सुनिए। संत को सुनिए, सदगुरु को सुनिए, वो आपको बताएंगे कि हमें जीवन में पढ़ना सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, एक बेहतर इंसान बनने के लिए भी पढ़ना जरूरी है। मोटिवेशन है संगति से ज्यादा कोई बड़ी संगति से ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं। सुसंगति मिल गई तो सब मिल गया और कुसंगति मिल गई तो जीवन तबाह हो गया। तो बच्चों दो शब्द है, एक है सुसंगति, एक है कुसंग, है ना? एक है कुसंगति। सुसंगति मतलब अच्छे लोग जो जीवन में आपको आगे बढ़ना सिखाएंगे, पॉजिटिव लोग जो आपको सपोर्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि जीवन को कैसे बेहतर किया जाता है। एक कुसंगति वाले लोग होते हैं, अपना भी दारू शराब पिएंगे, आपको भी पीने बोलेंगे, अपना भी नहीं पढ़ेंगे, आपको भी नहीं पढ़ना बोलेंगे, अपना भी माँ बाप को गाली देंगे, आपको भी बोलेंगे तुम भी गाली दो अपने माँ बाप को। तो याद रखना जीवन में कि बच्चों संगति कैसी होनी चाहिए? तो बच्चों संगति सुसंगति होनी चाहिए, यानी अच्छे लोगों का साथ जीवन में होना बहुत जरूरी है। चलिए क्या आप हो गया, बढ़ जाए आगे? तो मेरे बच्चे मैं थोड़ा सा, क्या आप चाहते हैं कि मैं कुछ बोलूं?
थोड़ा सा मैं कुछ बोलूं एग्जाम को रिलेटेड, जो भी हुआ, जो भी परीक्षा हुआ उस पर संबंधित, क्या आप लोग चाहते हैं मैं कुछ बोलूं? अगर यस या नो, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करेंगे यस और नो। मैं अपना कुछ अनुभव शेयर करूं आप लोगों से। यस गुरुजी मैं चाहता हूं। मैं ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट बोलूंगा। सबसे पहले बच्चों, क्लास क्यों नहीं हो रही थी इस पर मैं जवाब देता हूं कि क्लास क्यों नहीं हो रही थी, क्यों नहीं हो रही थी। ये आपके मन में विचार आया होगा कि भाई बताओ संजय सर कि क्लास क्यों नहीं हो रही थी। तो रीजन आपको पता है मेरे बच्चे, रीजन आपको पता है कि 16-17 को 12th वालों का टॉपर वेरिफिकेशन हुआ, नहीं कॉल आया और उसके बाद वेरिफिकेशन 19 और 20 को हो गया और रिजल्ट बच्चों 23 को आ गया। फिर 23 और 24 को कॉल मैट्रिक वालों को आ गया, है ना। वेरिफिकेशन 26, 27 और 28 को हो गया और 29 को रिजल्ट आ गया, है ना। रिजल्ट चेक करने में भाई 29, 30 और 31 मुझे लग गए अच्छे से बच्चों से बात करने में, जो सबसे अच्छे नंबर लेकर आए उनसे। ये पूरा मेरा बिजी शेड्यूल रहा। लास्ट क्लास मेरी कब हुई थी आप लोगों को याद है तो बता दो, लास्ट क्लास कब हुई थी? तो लास्ट क्लास हुई थी मेरी 15 फेब को, 15 फरवरी को शायद मेरी लास्ट, नहीं 15 मार्च, माफ कीजिएगा, 15 मार्च को मेरी लास्ट क्लास हुई थी। तो इन सभी चीजों में मैं बहुत व्यस्त था, इसलिए आप लोग की क्लास नहीं ले रहा था, ठीक है ना। और अब मेरे बच्चे, इसलिए आप लोग की क्लास में नहीं ले रहा था और अब मैं आप लोग की क्लास लाइव, क्या अब और छुट्टी होगी? आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या सर और छुट्टी होगी, है ना, क्या और मेरे बच्चे और छुट्टी होगी? आप लोग के मन में ये सवाल आना चाहिए। छुट्टी होगी तो मैं कहूंगा हाँ बच्चों, हाँ एक बार आप लोग की छुट्टी और होगी। यस यस मेरे बच्चे, यस सर। कब छुट्टी होगी? तो जब मैंने वादा किया था कि जो भी बच्चे स्टेट रैंक लेकर आएंगे मैं आपके घर पे आऊंगा। तो मेरे बच्चे, मेरी एक यात्रा निकलने वाली है जहां पर हम टॉपर के घर पहुंचेंगे। टॉपर के घर पहुंचेंगे, हो सकता है मैं आपका जिला आऊं, जब मैं बेगूसराय आऊं, मैं दरभंगा आऊं, मैं सीतामढ़ी, मैं सुपौल, मैं मेरे बच्चे समस्तीपुर, मैं मुजफ्फरपुर, मैं अलग अलग जिले, वैशाली आऊं। तो जब मैं एक बार बच्चों के घर पे आऊंगा तो एक बार मैं, मतलब 2 बार, ऐसे 4-5 दिन करके मैं आप लोगों से और छुट्टी लूंगा, ठीक है ना। 4-5 दिन करके बीच बीच में, अभी मैं क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ, फिर बीच में मैं एक बार छुट्टी लूंगा, फिर 2 बार मैं आप लोगों से और छुट्टी लूंगा, ठीक है ना। चलिए तो हम आगे बढ़े। हो गया, समझ में आ गया? तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, गुरुजी क्लास को स्टार्ट कीजिए। और हाँ, रिजल्ट के बारे में आप लोग ऐसे ही जान ही चुके होंगे। रिजल्ट कैसा रहा दिशा का बताओ, आप लोग बताओ, क्योंकि आप लोग घर में रहते हैं, आपके आसपास के बच्चे जो दिशा से पढ़े थे, क्योंकि मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करूं, है ना। आप लोग मुझे बताना मेरे बच्चे, दिशा का रिजल्ट, है ना, जो बच्चे दिशा से पढ़े थे उनका रिजल्ट कैसा रहा वो आप लोग मुझे बताना। क्योंकि आसपास तो आप लोग जानते ही होंगे, जो भैया या दीदी या आपके घर के बच्चे, भाई बहन पढ़ते होंगे तो पता होगा। बताओ सर। बहुत अच्छा रहा। हिंदी का नोट्स गुरुजी, देखो यही नोट्स वाले जो बच्चे थे, जो खुद से नोट्स नहीं बनाते थे, जो सिर्फ टीचर के नोट्स पर डिपेंड थे, उनका रिजल्ट खराब हो गया है। 475 अंक लाया है सर, 426 रहा है। रिजल्ट बेकार रहा है। हाँ होता है, अब देखो सबका अच्छा तो नहीं हो सकता है ना, कुछ बच्चे तो ऐसे ही होंगे जिनका बेकार भी होगा। सर मेरा 89 आया है हिंदी में, 381, 425, 435। नाइस रहा। जीयूडी हो गया है, अच्छा नहीं रहा है, अच्छा रहा है, बहुत मस्त रहा है, ठीक है ना। सुपर्ब रहा है। चलो, तो आप लोग अपने आसपास में देख लिए होंगे कि रिजल्ट कैसा रहा है। और देखिए, मैं जो इस रिजल्ट से मैंने सीखा, अगर आप मुझसे पूछोगे संजय सर आप ये बताओ कि हम लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए ताकि हम लोगों का रिजल्ट बेहतर हो, क्या आप लोग सुनना चाहते हैं? तो चलो मैं सुनाता हूँ। 2027 में बेस्ट कैसे किया जाए, है ना। 2027 में वेरिफिकेशन तक कैसे पहुंचे, है ना, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन तक पहुंचना ना, वेरिफिकेशन तक कैसे पहुंचे, क्या आप जानना चाहते हैं? तो बताओ, मैं 1 मिनट बता देता हूं। पहुंचे, है ना, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने बच्चों को कुछ कुछ बताऊं। बच्चों कैसे पहुंचे, है ना।
तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर आप चाहते हैं 2027 में वेरिफिकेशन तक कैसे पहुंचे, उसके लिए नंबर 1 सबसे पहला क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 बच्चों, अधिक से अधिक आप सेल्फ स्टडी करना शुरू कीजिए, है ना। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं भाई, कोचिंग जाते हैं, वहां से पढ़ के आते हैं, अपना कॉपी फेंक देते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, सिर्फ वीडियो देखते हैं, खुद से लिखते नहीं हैं, खुद से मेहनत नहीं करते हैं। तो पहले सेल्फ स्टडी आप बढ़ा दीजिए। सर अभी कितना घंटा पढ़ना चाहिए, तो अभी 4 से 5 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए। नंबर सेकंड क्या है सेल्फ स्टडी के बाद, नंबर सेकंड है मेरे बच्चे खुद से बुक पढ़ना, है ना। खुद से बुक रीडिंग करना, है ना, बुक रीडिंग करना, यानी कोई भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स है तो फिजिक्स के बुक को एक बार खुद से उसके सारे टॉपिक को पेंसिल लेके कलम लेकर गोज गोज के पढ़िए। केमिस्ट्री पढ़िए, है ना मेरे बच्चे, हिंदी के बुक के हिंदी के कविता को, हिंदी के कहानी को खुद से पढ़िए, है ना। नंबर नेक्स्ट सेल्फ स्टडी खुद से, है ना। और सेल्फ नोट्स बच्चों, है ना। मैं देखता हूं बच्चे चिल्लाते हैं कि गुरुजी नोट्स कब देंगे, नोट्स कब देंगे। जब आप खुद से लिख करके नोट्स बनाएंगे, क्योंकि परीक्षा में आपको बोलना नहीं है, परीक्षा में आपको खुद से लिखना है, इसलिए मेरे बच्चे आपके पास क्या होना चाहिए, खुद का सेल्फ नोट्स होना चाहिए, है ना। उसके बाद बच्चों शुरू से ही हैंड राइटिंग पर काम कीजिए, है ना। हैंड राइटिंग पर काम कीजिए। अक्सर आप सुन रहे होंगे कि भाई मुझे ऑब्जेक्टिव में नंबर मिला है, सब्जेक्टिव में नहीं मिला है, क्योंकि बोर्ड अब क्वेश्चन पूछने का तरीका भी बदल चुका है, कॉपी चेक करने का भी तरीका। आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए और कॉपी शुरू से अच्छे से लिखने आना चाहिए, शुरू से अच्छे से लिखने आना चाहिए, अच्छे से लिखने आना चाहिए, लिखने आना चाहिए। ये चीज मैंने बच्चे, अगर शुरू से जिनको कॉपी शुरू से अच्छे से लिखने आ रहा है, वही बच्चे नंबर ला पाएंगे। उसके बाद मेन पॉइंट क्या है ना, उसके बाद का पॉइंट क्या है, उसके बाद का पॉइंट है सेल्फ स्टडी, खुद से बुक रीडिंग करना, सेल्फ नोट्स बनाना, हैंड राइटिंग पर शुरू से ध्यान देना है आपको, समझ रहे हैं ना, शुरू से ध्यान देना है। ये 4 चीज है। और नंबर 5 मेरे बच्चे, एक स्टूडेंट मुझे मिला, ठीक है, 12th क्लास का एक स्टूडेंट मुझे मिला, मैं बस 1 मिनट और लूंगा। एक स्टूडेंट मुझे मिला, वो बहुत आकर के मेरे पास भावुक हो गया, वो रोने लगा। ऐसे 10th में भी मेरे साथ हुआ था, 12th में भी। मैंने बोला भाई क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, है ना, भावुक हो गया बोर्ड ऑफिस के सामने। तो उन्होंने बोला सर पता है आपको एक चीज, कि मेरा जो 10th में है, हम 10th में, है ना, हम 10th में टॉपर वेरिफिकेशन तक पहुंचे थे, लेकिन मेरा टॉपर लिस्ट में नाम नहीं आया, है ना, टॉपर लिस्ट में नाम नहीं आया, है ना, टॉपर लिस्ट में नाम नहीं आया। मेरा 472 मार्क्स आया था, ठीक है, 10th क्लास में। तो मैंने बोला भाई अभी यहाँ क्यों आए हो, बोला सर अभी हम आपको ये बताने आए हैं कि 12th क्लास में भी हम टॉपर वेरिफिकेशन में आएंगे और मेरा रैंक, यानी स्टेट में कोई ना कोई रैंक मेरा होगा। मैंने बोला इतना कॉन्फिडेंस कैसे है, तो उन्होंने बताया सर अभी से मैं लगभग आधा सिलेबस पढ़ चुका हूँ, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, हिंदी इंग्लिश तो मैं पूरा पढ़ चुका हूँ, ठीक है। और अभी से मैं 10 से 12 घंटा सेल्फ स्टडी करता हूँ। कितने घंटे करता हूँ बताओ, अभी से मैं 10 से 12 घंटे सेल्फ स्टडी करता हूँ। अब मैं उस बच्चे को देखकर मेरा मन हुआ उस समय कि एक वीडियो बना लूं। फिर मैं सोचा भाई क्या वीडियो बनाना, उस बच्चे को देखकर मैंने सोचा कि भाई इस लेवल का बच्चा है, इसको कैसे compete करेगा कोई। तो बताओ, अगर आपको लग रहा है कि आप 5-6 घंटे पढ़ रहे हैं और आप एकदम बॉडी फुला के घूम रहे हैं कि हमारे ऐसा पढ़ने वाला कोई नहीं है, तो आप भ्रम में जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं, भ्रम में, क्योंकि बहुत लोग पढ़ने वाले हैं। और जब से ये टॉपर वेरिफिकेशन वाला सिस्टम हुआ है, देख देख कर बच्चे इतने मोटिवेट हो रहे हैं, इतने मोटिवेट हो रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो बोलो कंपटीशन, यानी बच्चों कंपटीशन लो है या हाई है, मेरे बच्चे बताओ, है ना। जो कंपटीशन है, कंपटीशन है वो कैसा है बताओ, लो है या हाई है ना, बताओ। तो मेरे बच्चे कंपटीशन कमेंट बॉक्स में लिखिए, लो है या हाई है। वेरी हाई, कंपटीशन बहुत हाई है, कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हाई है। इसीलिए मेरे बच्चे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि शुरू से बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत मेहनत करो। मैंने इस एग्जाम से यही सीखा है कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी करेंगे, है ना, आप ऐसे बिना सेल्फ स्टडी के पास हो सकते हैं, फिर आपको रोना पड़ेगा, अरे मेरे नंबर कट गए, मुझे नंबर कम मिले, ऐसे करोगे।
खुद से बुक रीडिंग अगर आप नहीं करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। सेल्फ नोट्स आपको खुद से बनाना चाहिए और कॉपी लिखने का शुरू से तरीका आपको आना चाहिए और कोशिश करें अधिक से अधिक शुद्ध लिखने का। क्या लिखने का? शुद्ध लिखने का। अशुद्ध लिखने पर भी नंबर कट जाते हैं। तो क्या हम लोग शुरू किया जाए? पाठ शुरू करें? तो प्यारा सा दिल भेजना, गुरुजी शुरू कीजिए। निकालिए सब लोग अपनी अपना कॉपी और स्टार्ट करते हैं पाठ को। शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोग ये चीज से वाकिफ हैं, सब लोग जानते हैं कि हमारी जो हिंदी है वो बच्चों हिंदी बुक जो है वो दो भाग में बटी है। एक भाग है जिसे हम लोग गद्य खंड के नाम से जानते हैं, एक भाग है जिसे हम काव्य खंड के नाम से जानते हैं। गद्य खंड में कुल 13 चैप्टर्स हैं और काव्य खंड में कुल 13 चैप्टर्स हैं। दोनों का एक एक चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हमारे पास 12-12 चैप्टर पढ़ना है, यानी कि 24 चैप्टर हमारे और बचे हुए हैं। ठीक है ना? 24 चैप्टर हमारे और बचे हुए हैं। आज हम लोग एक चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये अपने बैच के बारे में जो नए बच्चे हैं जान लीजिए। अगर आप दिशा से साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी जो फीस है वो कितनी है? हमारी फीस कितनी है? 1800 रुपए है। जो बच्चे नए हैं वो लोग जान लीजिए। दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप में आप एडमिशन ले सकते हैं। मेरे बच्चे, ये हमारा चैप्टर है गद्य खंड का दूसरा चैप्टर, उसने कहा था, है ना? उसने कहा था मेरे बच्चे, ये चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप रो जाओगे, आपके आंख से आंसू निकलेंगे। आप कहोगे सर हर चैप्टर में तो आप ऐसा ही कहते हो। मैं सच कहता हूं कि इसमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके आंख से आंसू आ जाएगा। क्योंकि अगर किसी बच्चे को याद है तो बताओ, यहाँ पर किसके विषय में कहानी है? यहाँ पर एक छोटा सा लड़का होता है जिसका नाम, बचपन में एक छोटा सा लड़का होता है, बाद में जाकर वो लहना सिंह बनता है। एक छोटी सी लड़की को वह घोड़े गाड़ी से, मतलब तांगा से, चपने से बचा लेता है, दबने से बचाता है। फिर वो उससे प्रेम कर लेता है। मैं अगर इस कहानी का मैं थोड़ा सा स्टोरी बता दूं, मैं थोड़ी सी स्टोरी बता दूं तो लहना सिंह नाम का ना, फिर वो क्या होता है, वह उससे प्रेम करने लगता है उस लड़की को और कहता है तेरी कुरमाई हो गई, यानी तुम्हारी मंगनी यानी सगाई हो गई। तो लड़की कहती है, लड़की धत कहकर भाग जाती है। लेकिन एक बार ऐसे बार बार वह पूछता है तेरी कुरमाई हो गई, तो एक बार लड़की कहती है कि हाँ मेरी कुरमाई हो गई है। और फिर उस लड़की का शादी किसी सरदार के साथ हो जाता है। और फिर ये लोग 25 साल के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। जब जब ये लोग छुट्टी पर घर आते हैं, उनका जो पति है, उस लड़की का, सूबेदारनी का पति जो सूबेदार होता है, वो लहना सिंह को अपने घर पे बुलाता है। और वो जब घर पे आता है तो वो देखता है अरे ये तो वही लड़की है जिसे मैं बचपन में प्रेम करता था। फिर उस लड़की को भी याद आ जाता है कि यही वो लड़का है जो जो मुझे तांगे के नीचे आने से बचाया था। फिर दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और लड़की लहना सिंह को हाथ जोड़कर कहती है कि तुम युद्ध में जा रहे हो, मेरे पति और मेरे बेटे भी युद्ध में जा रहे हैं। जिस प्रकार से तुमने मेरी रक्षा की थी, जिस प्रकार से तुमने मेरी रक्षा की थी, उसी प्रकार से तुम मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, ऐसा जरूर करना। लहना सिंह कहते हैं उसने कहा था। उसने मतलब किसने? बताओ, उसने मतलब किसने? सोनू भाई मैं आपको कह रहा हूँ, राजीव कुमार जी मैं आपको कह रहा हूँ, उसने कहा था। उसने मतलब किसने? बताओ। सूबेदारनी ने। सूबेदारनी ने कहा था कि सूबेदारनी ने कहा था कि तुम जिस प्रकार से तुमने मेरी रक्षा की है, उसी प्रकार मेरे पुत्र और मेरे पति की रक्षा करना। और ठीक जब बच्चों युद्ध होता है, जब आप पूरी कहानी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब युद्ध होता है तो युद्ध में मेरे बच्चे, जो लहना सिंह होते हैं, वो अपने जान की परवाह किए बगैर उनके पति, है ना, और उनका बेटा जो बोधा सिंह होता है उसकी जान बचाता है और खुद शहीद हो जाता है। तो बच्चों सोचो कितना प्यार था, कितना प्रेम था दोनों में, था कि नहीं? बताओ। आजकल का प्रेम होता है, कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है और अगर उस लड़की का विवाह किसी दूसरे लड़के के साथ हो गया तो समझो वो लड़का उसका कौन बन गया? बताओ जल्दी से, मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ। वो लड़का उसका कौन बन गया? सर दुश्मन, है ना। बोलते हैं अरे वो है ना, वो फलनामा का पति है, एकरा मारेंगे दो चार झापर घींच के, है ना। चुट्टा हम जिससे बिया करना चाहते थे उससे ई बिया कर लिया,
मारबे करेंगे, इसको खींच के मारेंगे। अभी ये होता है, लेकिन सच्चा प्रेम मेरे बच्चे, जो सच्चा प्रेम होता है वो चीज़ों को छोड़ देता है कि भाई जैसा है होने दो, है ना, बस वो खुश रहे, जहाँ रहे वो खुश रहे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों स्टोरी। और इसके जो कवि, इसके जो लेखक साहब हैं उनका नाम क्या है? लेखक साहब का नाम क्या है? लेखक का नाम है चंद्रधर। क्या नाम है बताओ? चंद्रधर शर्मा, शर्मा गुलेरी। शॉर्टकट में इसको कैसे बोलेंगे? चंद्रधर को बच्चों सी कहना, शर्मा को एस, गुलेरी को जी, तो CSG बच्चों। जब भी मैं लेखक का नाम पूछूं तो आप लोग क्या बताना कमेंट बॉक्स में? CHG, यानी चंद्रधर, CSG, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आज हम लोग लेखक परिचय जानेंगे और लास्ट में 37 MCQ क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं उष्णा लेखक परिचय के बारे में। सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इनके लेखक हैं, जिनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 में, आपको याद कर लेना है, और निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 में। तो अगर डेट नहीं भी याद करेंगे तो सिर्फ ईस्वी याद करना है। जन्म कब हुआ? तो 83 में, मृत्यु 1922 में। अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो एक बार यस लिख कर भेजिए। अगर आप सामने रहते तो मुंह से बोलते, नहीं है सामने तो कमेंट बॉक्स में यस लिख कर भेजिए कि सर मुझे याद हो गया कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है वो 7 जुलाई 1883 में हुआ था और मृत्यु 12 सितंबर 1922 में। ये सब तो मुझे याद ही है, आप लोग को याद करना है। आइए आगे इनका जन्म राजस्थान में हुआ था। जो लेखक हैं, राजस्थान में एक जिला है जयपुर। जयपुर मेरे बच्चे, जयपुर में जन्म हुआ था। और कहते हैं जो मूल निवासी थे वो कहाँ के थे? गुलेड़ी है ना, तो ये उनके गांव का नाम गुलेड़ था। गुलेड़, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, है ना। कई बार क्या होता है, जन्म कहीं और होता है, व्यक्ति कहीं और रहते हैं। मान लो कि मेरा जन्म कहाँ हुआ है? मेरा जन्म हुआ है बिहार में। और अगर बच्चों मेरे माता पिता मुझे बचपन में ही लेकर चले जाते दिल्ली, कहाँ ले जाते? दिल्ली लेके चले जाते। तो अगर मैं आगे चलकर लेखक बनता तो आप लोग मेरा जन्म कहाँ पढ़ते? आप लोग मेरा जन्म पढ़ते कि संजय सर का जन्म बिहार में हुआ है पर मूल निवासी दिल्ली के हैं। तो उसी प्रकार से इनका जन्म हुआ है राजस्थान में, पर ये मूल निवासी कहाँ गए थे बताओ? ये मूल निवासी थे हिमाचल प्रदेश के। कोई गए हैं? हाथ उठाओ। कभी आप लोग हिमाचल प्रदेश गए हो कोई? अरे कोई बात नहीं है। नेक्स्ट, पिताजी का नाम था पंडित शिवराम। क्या नाम था? पिताजी का नाम शिवराम जी थे, यानी कि पिताजी का नाम शिवराम जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है? यहां तक हो गया क्लियर? तो प्यारा सा दिल भेजना, गुरुदेव हो गया क्लियर। सवाल जो भी पूछा जाएगा हम लोग यहां से आराम से बता देंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है? शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। पहला, बचपन में संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने बचपन में किस विषय की शिक्षा प्राप्त की थी। सबसे पहले आंसर मेरे बच्चों के कमेंट बॉक्स में होने चाहिए संस्कृत। 1889 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय में एंट्रेंस तथा मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। बच्चों ध्यान दीजिएगा, कहते हैं एंट्रेंस की परीक्षा उन्होंने इलाहाबाद से पास की थी और मैट्रिक की परीक्षा कोलकाता विश्वविद्यालय से। एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मैट्रिक की परीक्षा कहां से पास की थी। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कहां से। तो मेरे सभी बच्चों के आंसर में होना चाहिए कोलकाता, है ना। आंसर में क्या होना चाहिए? कोलकाता होना चाहिए। ईस्वी पूछा जाएगा तो ईस्वी 1899। ईस्वी क्या होगा? 1899। अगला सवाल आता है 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए, मेरे बच्चे बीए की परीक्षा पास की थी। मतलब बीए यानी बैचलर, बैचलर इन आर्ट्स, यानी आर्ट्स में कोई व्यक्ति अगर स्नातक की परीक्षा पास करता है स्नातक की परीक्षा पास करता है तो इन्होंने, एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किस यूनिवर्सिटी से बीए की परीक्षा पास की है। कमेंट बॉक्स में लिखिए यूनिवर्सिटी का नाम। तो लिखना इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कब पास की है? तो 1903 में। कब पास की है? 1903 में, है ना। तो मैट्रिक 1899 में। कहाँ से पास की है? कोलकाता से। बीए की पढ़ाई इन्होंने कहाँ से पास की है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कब पास की है? तो 1903 में। बस ये डाटा आपको याद रखना है जो परीक्षा के लिए जरूरी है। हो गया? तो प्यारा सा दिल भेजना कि सर हो गया। सब लोग, सुनील भाई, अभिषेक भाई, जुबेर हैं, संगम है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, स्टार्ट किया जाए। एक बच्चा बड़ा गुस्सा वाला इमोजी भेज रहा है, गुरुजी 7 दिन के अंदर में 11th का न्यू बैच लाइए। अरे भाई 2 दिन के अंदर आने वाला है, 7 दिन कहाँ बात कर रहे हो। नेक्स्ट आगे, वृत्ति का अर्थ होता है कार्य। जीवन में कुछ कुछ तो कार्य किए होंगे,
वृत्ति यानी बच्चों वर्क। इन्होंने जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला, 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आ गए थे। कहते हैं बच्चों, अच्छा अभिभावक कौन होते हैं? क्या सिर्फ माता पिता अभिभावक होते हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या सिर्फ माता पिता अभिभावक होते हैं या बड़े भाई भी हो जाते हैं, या कोई रिलेटिव रिश्तेदार के व्यक्ति भी अभिभावक बन सकते हैं, या कोई गांव के व्यक्ति भी अभिभावक बन सकते हैं? तो सर कोई भी अभिभावक बन सकता है ना। तो कहते हैं कि एग्जाम में सवाल ये पूछा जाता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बने थे? किसके अभिभावक बने थे? तो लिखना राजा जयसिंह के। क्या लिखना बताओ? ऑब्जेक्टिव नंबर 1, किसके अभिभावक बने थे? तो लिखना राजा जयसिंह के। कब बने थे? 1904 में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर कहाँ गए थे? कहाँ गए थे मतलब किस कॉलेज में अभिभावक बने थे? तो बच्चों कहना मेयो कॉलेज में। कहाँ बने थे? मेयो कॉलेज में। कॉलेज का नाम मेयो कॉलेज है और ये कॉलेज कहाँ पड़ता है? तो अजमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अजमेर में। तो इतना नॉलेज याद रखना है कि अजमेर में पड़ता है। नेक्स्ट है बच्चों, कुछ और देखते हैं। जयपुर भवन छात्रावास के अध्यक्ष भी रहे हैं। बच्चों हॉस्टल होता है ना, हॉस्टल, आप लोगों ने किसी हॉस्टल का नाम बताइए, एक हॉस्टल का नाम बताइए। बहुत सारे हॉस्टल का नाम सुना होगा आप लोगों ने। एक हॉस्टल है जिसका नाम है मेरे बच्चे जयपुर भवन। क्या नाम है? जयपुर भवन हॉस्टल के अध्यक्ष कौन रहे हैं? एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि मेरे बच्चे जयपुर भवन के अध्यक्ष कौन रहे हैं। जयपुर भवन जो है, जो हॉस्टल है, छात्रावास है, उसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। सवाल उल्टा भी हो सकता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस हॉस्टल के यानी किस छात्रावास के अध्यक्ष रहे हैं? तो लिखना है जयपुर भवन के। अगला सवाल देखते हैं, 1916 ईस्वी में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। मेरे बच्चे संस्कृत विभाग के भी अध्यक्ष रहे हैं वर्ष 1916 में। तो किस वर्ष चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे? किस वर्ष? तो लिखना है वर्ष 1916 में। 1916 में। बच्चों कुछ ईस्वी जो आपको याद होना चाहिए, बताओ 1883 में क्या हुआ था? सर 1883 में जन्म हुआ था किसका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। मेरे बच्चे बताओ 1922 में क्या हुआ था? 1922 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मृत्यु हुई थी। बताओ 1899 में क्या हुआ था? 1899 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी मैट्रिक पास हुए थे। बताओ 1903 में क्या हुआ था? 1903 में ये बीए पास हो गए थे। बताओ 1916 में क्या हुआ था? सर 1916 में क्या बने थे? संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बन गए थे। तो लिखेंगे संस्कृत विभाग के अध्यक्ष। संस्कृत विभाग के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। मेरे बच्चे पढ़ाई में कभी भी कमी मत करना। तो ये सब चीज है ना, ये सब चीज है ना। आपके शर्ट पे कुछ लगा है, क्या लग गया रे? पीछे कुछ लगा है क्या? पता नहीं, कुछ लगा होगा। चलो हो गया मेरे बच्चे, हो गया तो प्यारा सा दिल भेजना, गुरुजी हो गया प्यारा सा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और डेट था 1904 में। अच्छा 1904 में अभिभावक बनकर गए थे, ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1904 में क्या हुआ था? राजा क्या नाम था उनका? राजा क्या नाम था? राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर गए थे। राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर गए थे, ये भी आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे मेरे बच्चे। अंतिम दिनों में मदन मोहन के निमंत्रण में से हिंदू विश्वविद्यालय बनारस के प्राचार्य तथा मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर बने। तो ये नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में सवाल ये हो सकता है कि किसके निमंत्रण पर, है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्राचार्य यानी हेडमास्टर बने थे। बताओ प्रिंसिपल बने थे किसके कहने पर, है ना, किसके कहने पर प्रिंसिपल बने थे, है ना। किसके निमंत्रण पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, किसके निमंत्रण पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल बने थे? किसके निमंत्रण पर? तो कहना मदन मोहन के निमंत्रण पर। किसके निमंत्रण पर बताओ? मदन मोहन के निमंत्रण पर। आगे बढ़ते हैं। संपादन पत्रिका, इन्होंने कुछ पत्रिकाएं लिखी हैं जो आपको याद करनी है, याद होगा बताओ। पत्रिका का नाम, पहला नाम है समालोचक, दूसरा काशी नगरी प्रचारणी, ये दो पत्रिका है।
याद रखना है मेरे बच्चे, एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। प्लीज 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 आप लोग कमेंट बॉक्स में फालतू चीज मत लिखिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं भैया, मत लिखिए, हाथ जोड़कर विनती है, ठीक है, पढ़ लीजिए। बहुत एक बच्चे ने लिखा है, सर मूर्ख बन गए सर, आप ऐप पे हिंदी के नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया सर? अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा आपके सट में कुछ लिखा है अप्रैल फूल, अच्छा मेरा अप्रैल फूल बना दिया आप लोग, बहुत बढ़िया, खुश रहो, जीवन में जैसे खुश रह सको रहो। आ जाओ, तो बताओ, पूछा जाएगा समालोचक या काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, इन दोनों के संपादक कौन है? कहना चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी, दोनों के संपादक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, रचना याद रखिएगा, इन्होंने बहुत कम कहानियां लिखी हैं, बहुत कम इनकी कहानियां हैं बच्चों। पहला है सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं मेरे बच्चे बताओ? तो कहना सिर्फ 3 कहानियां, सिर्फ 3 कहानी। सुखमय जीवन कब लिखा है? 1911 में। बुद्धू का कांटा भी 1911 में। उसने कहा था 1915 में। बहुत बार पूछा गया ये सवाल है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ है? बोर्ड परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा, तो कहना वर्ष 1915 में। कब हुआ है? उसने कहा था कहानी का, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ है? बताओ 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 जल्दी। आगे लिखा है निबंध उन्होंने लिखा है कछुआ धर्म। क्या लिखा है मेरे बच्चे? कछुआ धर्म उनका निबंध है। पुरानी हिंदी उनका निबंध है। भारतवर्ष उनका निबंध है। अंग्रेजी में अगर हम देखें तो उन्होंने लिखा है ए पोएम बाय भास और ना ए कमेंट्री ऑन कामसूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे लगता है जब भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है वो सिर्फ यही 3 पूछा गया है, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। हो जाएगा तो प्यारा सा दिल भेजना, गुरुजी हो जाएगा। यहाँ से मेनली यही पूछा जाता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी की कितनी कहानियां प्रकाशित हैं, तो लिखना है 3। बुद्धू का कांटा का प्रकाशन कब हुआ है? 1911 में। सुखमय जीवन का प्रकाशन कब हुआ है? 1911 में। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ है? 1915 में। बस ये 3 चीजें पूछी जाती हैं परीक्षा में। आइए अब मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, प्लीज आप लोग इसको ग्रहण करेंगे, महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बहुत बनता है। लिखा गया है कि गुलेरी जी अपने जीवन काल में केवल 3 कहानियां लिखी हैं। बताओ कितनी कहानियां? तो कहना सिर्फ 3। अगला पॉइंट है गुलेरी जी 20वीं शताब्दी के एक प्रमुख गद्य साहित्य के लेखक थे। किसके लेखक थे बताओ? तो मेरे बच्चे गद्य साहित्य के। कुछ लोग होते हैं जो पद लिखते हैं, पद मने कविता, गद्य मने कहानी। तो बच्चों बताओ किस साहित्य के लेखक थे चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी जी? किस साहित्य के लेखक थे, गद्य या पद? कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखिए, किस साहित्य के लेखक थे चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी जी? किस साहित्य के लेखक थे? मेरे सभी बच्चों का आंसर एक साथ आ रहा है, गुरुजी गद्य साहित्य के। किसके थे बताओ? किसके थे? तो गद्य साहित्य के। आंसर लिखेंगे गद्य साहित्य के। अच्छा बताओ हम लोग किस शताब्दी में जी रहे हैं? जिनका जन्म, मान लो कि जिनका जन्म 1883 में हुआ, तो जन्म किस शताब्दी में हुआ? तो 19वीं शताब्दी में जन्म हुआ। लेकिन लिखना तो इन्होंने शुरू नहीं किया, पहला प्रकाशन हम देख रहे हैं 1911 के आसपास आया है, यानी लिखना इन्होंने स्टार्ट किया है 20वीं शताब्दी में। लिखना स्टार्ट किया है 20वीं शताब्दी में। मान लो कि अभी मैं एक लेखक बन जाऊं और मैं कुछ लिखना स्टार्ट कर दूं, तो अगर मेरे बारे में बाद में बच्चे पढ़ेंगे तो वो कौन सी शताब्दी पढ़ेंगे बताओ? संजय सर किस शताब्दी के लेखक होंगे बताओ अगर मैं आज से लिखना स्टार्ट कर दूं तो? गुरुजी अगर आप आज से लिखना स्टार्ट कर दोगे तो आप 21वीं शताब्दी के होंगे। क्यों? क्योंकि अभी समय चल रहा है 2026, यानी हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं 2021, सॉरी माफ कीजिएगा, हम धीरे धीरे 2100 की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए ये 21वीं शताब्दी हो जाएगा। तो 20वीं शताब्दी के प्रमुख गद्य साहित्य के लेखक थे, ये बात बहुत प्यार से आपको पाचन होना चाहिए। आगे लिखा गया है कि गुलेड़ी जी अपने समय में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान थे, यानी 3 विषय इनको आता था, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। आपको कितनी भाषा आती है बताओ? है ना, आपको कितनी भाषा आती है? তোমার বাড়ি কোথায় আছে? আমি ভালো, তুমি কোথায়? এটা সামানটারে 20 টাকা দাম আছে, আমি এখানে বসবো। তোমার নিজের বাড়ি কোথায় আছে?
तो मेरे बच्चे, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, तो सर मुझे 3 भाषा आती है, मुझे 22 भाषा आती है, सर मुझे तो सिर्फ एक भाषा आती है, बताओ। मेरे बच्चे, कुछ दिन पहले मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था जो वेस्ट बंगाल का था, पश्चिम बंगाल का। मैं उससे बंगाली सीखने की कोशिश कर रहा था। मैं थोड़ा बहुत सीख पाया हूँ, मतलब 5% आप कह सकते हो मुझे बंगाली आती है, 5%, है ना। और मेरा बहुत मन है कि जब मुझे फुर्सत मिलेगा तो मैं अलग अलग भाषाओं को सीखने का प्रयास करूंगा जब भी मुझे समय मिलेगा। अभी तो युवा अवस्था है, मैं 2 4 5 वर्ष पढ़ाना चाहता हूँ अभी। इसके बाद अगर जीवित रहा, मैं धरती पे रहा, तो मेरा यही होगा कि भाई मैं 2 4 भाषाओं को और सीखूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बढ़ता हूं आगे, जिसमें से अंग्रेजी भी एक प्रमुख हो रहेगी। आगे है कि उनको प्राकृत अपभ्रंश भाषा पर भी गहरी पकड़ थी। उसके बाद में प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, ये सब हिंदी के पहले, यानी हिंदी बनने से पहले की ये सब भाषा है। प्राकृत लगभग हिंदी के जैसा ही है, अपभ्रंश भाषा पर भी बहुत पकड़ थी। अगला पॉइंट है बच्चों कि उसने कहा था कहानी उनकी अमर रचना है। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, पहला सवाल है कि उसने कहा था किसकी अमर कहानी है। पहला क्वेश्चन, उसने कहा था ये किसकी अमर कहानी है, बताओ। उसने कहा था ये किसकी अमर कहानी है, तो आंसर लिखेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। क्वेश्चन उल्टा हो सकता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर कहानी कौन सी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर कहानी कौन सी है, अमर कहानी कौन सी है, बताओ। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर कहानी का नाम है उसने कहा था। क्या नाम है, उसने कहा था। अमर कहानी है बच्चों। अमर कहानी मतलब जिस कहानी के लिए आपको जाना जाए, है ना। जिस कहानी की, जैसे मान लो कि मैं एक कहानी लिखता हूं बच्चों जो बहुत फेमस हो जाएगी, मान के चलो कि बिहार के छात्र, क्या लिखता हूं, मेरी कहानी का नाम ऐसे मैं लिखने वाला हूं। आज ही मैं टाइटल बता देता हूं, बिहार के छात्र। मैं इस पर लिखने वाला हूं आने वाले समय में। तो बिहार के छात्र मान लो मेरी एक कहानी है, और इस कहानी की वजह से मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे जानते हैं, अरे भाई ये कहानी बड़ा मस्त है, बिहार के छात्र। तो अगर पूछा जाएगा कि संजय सर की अमर कहानी कौन सी है, तो बच्चे कहेंगे भाई संजय सर की अमर कहानी का नाम है बिहार के छात्र। बिहार के छात्र। उसी प्रकार से उसने कहा था ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक अमर कहानी है, यानी मरने के बाद भी लोग उन्हें याद रखते हैं। पूछा जाएगा कि कौन सी कहानी हिंदी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। किस कहानी को हिंदी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है, बताओ। किस कहानी को हिंदी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है, तो कहना उसने कहा था। किस कहानी को, उसने कहा था। अगला, प्रसिद्ध फिल्मकार विमल राय ने उसने कहा था कहानी के ऊपर फिल्म बनाई है। अगर आप लोग देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, अगर टाइम मिलेगा आप लोग को तो यूट्यूब पर सर्च मारिएगा उसने कहा था लहना सिंह, ये कहानी आ जाएगी। मैंने देखी है मूवी, पूरा नहीं देखा है, मुझे टाइम नहीं मिला था उस समय। मैंने 20-25% देखा है, बड़ा अच्छा है। तो आप लोग फिल्म भी देख सकते हैं। तो उसने कहा था इस कहानी पर किस किस निर्देशक ने फिल्म बनाई है, डायरेक्टर का नाम बताइए, किसने फिल्म बनाई है, बताओ। तो उनका नाम है विमल राय। जो डायरेक्टर साहब हैं उनका नाम क्या है, विमल राय। क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में लिखना, विमल राय। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी, उसने कहा था जो कहानी है वो अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है। इस कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो कहानी के शुरुआत में ही एक शहर का नाम होता है ना, आता है, वही अमृतसर जो पंजाब का एक जिला है। पंजाब में आप कभी जाएंगे तो आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड सुना होगा, जहां पर जनरल डायर के कहने पर मेरे बच्चे गोलियां बरसाई गई थी। 1913 का घटना किसको किसको याद है, क्लास 10th में पढ़े होंगे, जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था, तो जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ था। तो अमृतसर से इस कहानी की शुरुआत होती है, अमृतसर में से बच्चों। और इस कहानी में प्रथम विश्व युद्ध की चर्चा है बच्चों। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, याद है किसी को, बताओ। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था आपको बताना है। तो वर्ष 1914 से लेकर ये 18 तक चला था। तो हम कह सकते हैं 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और इसी समय ये कहानी को लिखा गया है। तो बच्चों बताओ, उसने कहा था कहानी में किस विश्व युद्ध की चर्चा है। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा किस विश्व युद्ध की चर्चा है, तो कहना प्रथम विश्व युद्ध की चर्चा है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे लिखा गया है कि गुलेरी जी ने
प्राच्य विद्या, विधा, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, समसामयिक विषय, इन सभी पर निबंध लेखन किया है। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला पॉइंट है, उसने कहा था यह एक कर्म प्रधान कहानी है। कैसा कहानी है बताओ मेरे बच्चे? धर्म प्रधान, ज्ञान प्रधान, बलिदान प्रधान या कर्म प्रधान? कौन सी कहानी है? उसने कहा था ये कौन सी कहानी है? कहना कर्म प्रधान। कहते हैं उसने कहा था कहानी एक दिव्य प्रेम है ना, दिव्य प्रेम की कहानी है। बहुत बढ़िया लव स्टोरी है। अगर आप देखेंगे लहना सिंह और सुबेदारनी के बीच जो लव स्टोरी है बहुत खतरनाक है। उसने कहा था कहानी एक दिव्य प्रेम की कहानी है, युद्ध की कहानी है, इसमें युद्ध के बारे में चर्चा है ना। और आगे लिखा गया है तथा प्रेम पर बलिदान की कहानी, यानी प्रेम पर बलिदान हो, बलिदान मतलब मर जाना, है ना। तो प्रेम के लिए बलिदान हो जाते हैं, खुद को मार लेते हैं, लहना सिंह मर जाते हैं। तो मेरे बच्चे यह है ना, यह दिव्य प्रेम की कहानी है, यह युद्ध की कहानी है तथा प्रेम के बलिदान की कहानी है। अगर यहां तक समझ गए तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजेंगे। और एक बार सब लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिए। मैं चाहता हूं मेरे सभी बच्चे सेशन को लाइक कर दें फटाफट। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे बच्चे, नेक्स्ट आगे लिखा गया है कि लहना सिंह पहली बार सूबेदारनी से अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में चौक के पास एक दुकान पर मिले थे। कहाँ मिले थे? एक चौक के पास एक दुकान था, वहीं मिले थे। उस समय लहना सिंह 12 वर्ष के थे और सूबेदारनी 8 वर्ष की। तो बताओ जब पहली बार लहना सिंह सूबेदारनी से मिले थे उस समय लहना सिंह की उम्र कितनी थी? परीक्षा में पूछा जाता है उस समय उम्र कितनी थी। तो मेरे बालक कहना लहना सिंह 12 वर्ष का था और ये जो लड़की थी सूबेदारनी सिर्फ और सिर्फ 8 वर्ष की थी, है ना। तो 12 और 8 यानी 4 साल का एज डिफरेंट था दोनों के बीच में, 4 साल का एज डिफरेंट था। नेक्स्ट है उसने कहा था कहानी, उसने कहा था कहानी के 5 भाग हैं जिसमें से 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। कहानी में दूसरे और तीसरे और चतुर्थ भाग में युद्ध का दृश्य है ना। तो मेरे बच्चे कितने भाग की कहानी है बताओ? उसने कहा था जो कहानी है उसमें कितने पार्ट हैं? मेरे बच्चे कितने पार्ट हैं बताओ कमेंट बॉक्स में। गुरुजी पार्ट है 1, 2, 3, 4 और 5। अगर इसमें बोला जाए इसके 5 भाग में कितने भाग में युद्ध की चर्चा है, तो आप देखेंगे इस 3 भाग में ये जो 3 भाग है 2, 3 और 4, यहाँ पर युद्ध के बारे में चर्चा है। यहाँ पर प्रेम शुरू होता है, यहाँ प्रेम शुरू होता है। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ तो मेरे बच्चे यहाँ तो लहना सिंह मर जाता है। यहाँ लहना सिंह की क्या हो जाती है बताओ? लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है। समझ रहे हैं ना? चलो भाई 5 भाग है जिसमें से दूसरे तीसरे और चौथे भाग में युद्ध का दृश्य है। तो यही था लेखक परिचय, हो गया समाप्त। अब आप लोग को लगाना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आर यू रेडी? यस और नो? यस बच्चों 37 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? यस यस लिखकर भेजेंगे। हाँ गुरुदेव तैयार हैं। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। एक क्वेश्चन गलत करने पर भैया 500 रुपए फाइन लग जाएगा। जल्दी से यस लिखकर भेजो। गुरुजी रेडी हैं हम लोग, आ जाओ। सबसे पहला हमारा फर्स्ट है कि उसने कहा था, है ना, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? 2015 और 16 में बिहार बोर्ड ने पूछा है। धर्म प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान, कर्म प्रधान। मैंने जस्ट पढ़ाया था अभी कि यह एक कर्म प्रधान कहानी है। नेक्स्ट है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? आपको पता है कि भैया उन्होंने 3 कहानी ही लिखी है, अब कौन सी नहीं है? उसने कहा था 100% है, बुद्धू का कांटा ये भी है, सुखमय जीवन ये भी है, लेकिन जो नहीं है वो है तिरिच कहानी इसकी नहीं है। अगला है उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ये दो ना, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो उसने कहा था इसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही एक शहर के बारे में जिक्र है और वो शहर है अमृतसर। अगला सवाल है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं? तो मैंने बता रखा है सिर्फ 3 कहानी है। नेक्स्ट है उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई है या किस वर्ष प्रकाशित हुई है? तो वह 1915 का समय था, याद होगा आपको, मैंने बताया था। नेक्स्ट है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी है? तो उसने कहा था ये मील का पत्थर है। अगला सवाल आप देखेंगे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, कौन सी है? तो उसने कहा था। अगला सवाल देखते हैं उसने कहा था कहानी है,
युद्ध की कहानी, बिल्कुल इसमें युद्ध के बारे में चर्चा है। दिव्य प्रेम की कहानी, अरे बिल्कुल दिव्य प्रेम है, लव स्टोरी बहुत बढ़िया है। प्रेम पर बलिदान, हाँ प्रेम पर बलिदान, लहना सिंह उस लड़की के लिए मर जाता है उसके बेटे को बचाने में। तो इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? सुखमय जीवन 1911 बिल्कुल है। बुद्धू का कांटा 1911 बिल्कुल है। उसने कहा था 1915 बिल्कुल है। हारे का हरिनाम। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? किसके अभिभावक बनकर आए थे? राजा जय सिंह नाम था ना, राजा खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह, याद है आपको? नेक्स्ट अगला सवाल है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? तो प्रथम विश्व युद्ध का, मैंने बताया था प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। लड़का और लड़की में भेंट कहाँ हुई थी? पहली बार वो लोग कहाँ मिले थे? अमृतसर में मिले थे। अच्छा, चौक पर, गली में, सड़क में, ट्रेन में? नहीं नहीं, चौक पर मिले थे। अगला है, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? अच्छा, जन्म उनका जन्म तो राजस्थान में हुआ था, जयपुर में, है ना। तो गुलेर गांव में, कांगड़ा में, बनारस में, जयपुर में। अरे भैया क्या लिखे हम अब बताओ क्या लिखे हैं इसमें, तो मैं तो फंस गया भाई। गुलेर गांव ये भी सही है, कांगड़ा ये भी सही है, उनका गुलेर गांव कांगड़ा जयपुर होता है पूरा। तो क्या लिखे जाए, इसका आंसर क्या लिखेंगे बताओ? तो आंसर जयपुर देना है आपको, आंसर जयपुर देना है, जयपुर देना है बच्चे, ठीक है ना, बड़ा देना है जयपुर। अगला है कि ना चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहाँ है? हाँ, तो मूल निवास मैंने बताया था वो हिमाचल प्रदेश में रहते थे। तो गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, कांगड़ा माफ कीजिएगा, ये रहने का जगह था, सॉरी सॉरी, रहने का जगह था ये गुलेर। नेक्स्ट अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेर जी की है? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, ये सारी रचनाएं उनकी हैं। अगला सवाल है, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या है? पंडित था ना, कोई पंडित था ये बच्चों, पंडित रामचंद्र, गलत लग रहा है मुझे, सही है क्या? पंडित शिवराम मुझे सही लग रहा है, पंडित शिवराम, देखना तो 17 का बच्चों, पंडित शिवराम बिल्कुल ही सही है। अगला सवाल देखते हैं, गुलेरी जी ने बीए की डिग्री किस विश्वविद्यालय से पास की थी? अच्छा, इलाहाबाद से। दिल्ली, कोलकाता से मैट्रिक पास की थी, इलाहाबाद से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, गुलेरी जी ने बीए की परीक्षा कब पास की है? तो बीए 1903 में हुआ था ना, 1903 में बीए हुआ था। 1904 में, 1904 में तो ये अभिभावक बनकर आए थे, 1903 सही होगा, ऑप्शन नंबर सी है। अगला सवाल देखते हैं, 1904 में गुलेरी जी किस कॉलेज में आए थे? अच्छा, गुलेरी जी आए थे मेयो कॉलेज में अभिभावक बनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेरी जी 1916 में किस विभाग के अध्यक्ष बने थे? 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे। अगला सवाल देखते हैं, गुलेरी जी का निधन कब हुआ था? बच्चों 12 सितंबर, अभी पढ़ाया था मैंने, 1922 को, ऑप्शन नंबर ए सही लगाना। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था किसकी प्रसिद्ध कहानी है? किसकी है? प्रेमचंद की, जयशंकर की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की? 100% ये कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। निम्नलिखित में कौन सी कहानी गुलेरी जी की है? कौन सी कहानी गुलेरी जी की है? तो बुद्धू का कांटा बिल्कुल है, हाँ यहाँ बुद्धू का कांटा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, कछवा धर्म किस विधा की है? तो कछवा धर्म कहानी तो बिल्कुल नहीं है, कविता इन्होंने लिखा ही नहीं है। अब निबंध और नाटक बच गया, तो निबंध होगा, कछवा धर्म एक निबंध है। गुलेरी जी ने अपने जीवन काल में कितनी कहानियां लिखी हैं? तो मैंने पहले बता दिया, 3 कहानियां। गुलेरी जी किस शताब्दी के प्रमुख गद्य साहित्यकार थे? किस शताब्दी के थे? हाँ, 20वीं शताब्दी के थे, 20वीं। अगला सवाल देखते हैं, गुलेरी जी किन भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे? हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, ये 3 विषय के प्रकांड विद्वान थे। अगला है, गुलेरी जी को किन भाषाओं पर भी गहरी पकड़ थी? प्राकृत और अपभ्रंश पर इन्हें बहुत पकड़ थी, मैंने पढ़ा दिया है। उसने कहा था कहानी को किस रूप में माना जाता है? हिंदी कहानी का आरंभ, हिंदी कहानी के मील का पत्थर माना जाता है। अगला है, उसने कहा था पर फिल्म किस प्रसिद्ध कहानी, किस फिल्मकार ने बनाई है? तो फिल्म बिमल राय ने बनाई है, मैंने ये भी पढ़ा दिया था। उसने कहा था कहानी कहाँ से प्रारंभ हुआ है? लाहौर से, दिल्ली से, अमृतसर से? अमृतसर से शुरू हुआ है। अगला है, गुलेरी जी ने किस विषय पर निबंध लिखे हैं? प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषय पर। जब लहना सिंह पहली बार सूबेदारनी से मिले थे, उनकी आयु कितनी थी? उनकी एज बताओ, लहना सिंह की एज कितनी थी? लहना सिंह 12 वर्ष के थे, ऑप्शन नंबर बी होगा।
उस समय सूबेदारनी की आयु कितनी थी? वो बेचारी 8 साल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के कितने भाग हैं? कुल 5 भाग हैं मैंने बताया है, दूसरे, तीसरे और चौथे में युद्ध की चर्चा है। लास्ट क्वेश्चन है, कहानी के कितने भाग में युद्ध का वर्णन है? तो कहानी के 3 भाग में युद्ध का वर्णन है मेरे बच्चे। यहीं पर हमारा सेशन समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्लास खत्म होने के बाद भी बताना कि कुल 37 सवाल में मेरे प्यारे बच्चों ने कितना सही किया। और इतने दिनों के बाद, आप 15 दिन के बाद मुझसे पढ़े, आपको कैसा महसूस हुआ? आप लोग मुझे ज़रूर बताना बच्चों, है ना? कि कैसा आप लोग महसूस कर रहे हो, है ना? कैसा फील कर रहे थे आप लोग? कमेंट बॉक्स में लिखना, क्लास कैसा लगा मेरे बच्चे, है ना? क्लास कैसा लगा? सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जब आप कमेंट करते हैं ना, कमेंट्स प्लीज मेरे बच्चे, जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ये क्लास फिलहाल रेगुलर है जब तक आपको हम नोटिफिकेशन नहीं देते हैं। मैथ की क्लास कितने बजे होती है मेरे बालक, बताओ? मैथ की क्लास कितने बजे होती है? तो 10 AM में मैथ की क्लास होती है, जरूर जुड़ना। और कल अगर आप चाहते हैं इस कहानी का आनंद लेना, अगर आप चाहते हैं कहानी का आनंद लेना, तो बच्चों कितने बजे जुड़ना है हिंदी की क्लास में? कल कितने बजे जुड़ना है? फिर से कितने बजे जुड़ना है? तो 9:30 में फिर जुड़ना है। बहुत मजा आएगा, ठीक है? और अपने, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों को जरूर बताइएगा क्लास करके आप लोग कैसा महसूस करते हैं। चलिए, जो लोग बैच वगैरह नहीं परचेज किए हैं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर आप दिशा से पढ़ना चाहते हैं तो अपना बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 1800 रुपये फीस है। मिलते हैं हम कल की क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और खूब मुस्कुराते रहिए। आपके जीवन में कोई दुख ना हो, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। मेरे बच्चों के जीवन में कोई दुख ना हो। हाँ, चलो भाई, लव यू, बाय सभी को। बाय बच्चों। जरूर कमेंट करना, मैं पढ़ूंगा सबके कमेंट, जरूर कमेंट करना प्लीज़।